नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम भी बदले स्वरूप में है, जहां हम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम आपको बता दें कि हमारे दर्शकों ने हमें बड़ी संख्या में प्रश्न भेजे थे। उनमें से अधिकांश प्रश्न लगभग समान थे। हमने सभी प्रश्नों के मर्मों को मिलाकर 2 प्रश्न बनाए हैं, जिनके उत्तर हम आज के कार्यक्रम में देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, अडानी विवाद का सच क्या है और क्या जैसे अडानी समूह को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को भी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर अगर हम बात करें तो सच क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट दी है, ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार किसी समूह के बारे में रिपोर्ट दी है। इस तरह की भी समाचार रिपोर्टें हैं कि उसने पहले भी कई कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस तरह की रिपोर्टें बनाई हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पर अड़ा हुआ है, लेकिन अडानी समूह का भी कहना है कि उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो तथ्यों के बिना कहा गया है, दुष्प्रचार के इरादे से किया गया है और वो इसको कानूनी रूप से चुनौती देगा। कानूनी रूप से कब चुनौती दी जाती है, कहाँ चुनौती दी जाती है, सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आर्थिक चुनौतियां तो आ गई हैं अडानी समूह के समक्ष। ये हमने देखा कि किस तरीके से चाहे वैश्विक बाजार में जो उनके शेयर सूचीबद्ध हैं वहाँ उनको झटका लगा, या जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एनएसई में उनके जो शेयरों हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सब दिखा रहा है कि एक रिपोर्ट किस तरीके से यहाँ तबाही मचा सकती है आर्थिक रूप से, वो उसने कर दिखाया है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि भारत में बहुत कुछ भावनाओं के आधार पर चलता है। आप एक रिपोर्ट पेश कर दीजिए, चिंगारी की तरह बस वो आग फैलती जाती है और लोग बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों की पड़ताल किए बस भेड़ चाल में लग जाते हैं। और ये जो वर्तमान विवाद है वो भी इसी तरीके का दिख रहा है। हम बात करते हैं कि अडानी समूह को जो नुकसान हुआ, क्या वो जानबूझकर इरादे से किया गया? आप एक बात समझिए कि पश्चिमी देश जो हैं वहाँ बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति बैठे हैं, जो बरसों से कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 3 है, टॉप 10 में उन्हीं के नाम होते थे। भारत जैसे विकासशील देश से एक व्यक्ति, जिसके पिता कपड़े का एक छोटा मोटा कारोबार करते थे, उसने अपना कारोबार खुद खड़ा किया, लोगों से, बैंकों से कर्ज लेकर अपना कारोबार आगे बढ़ाया। सरकारों ने भरोसा किया, सिर्फ केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों ने भरोसा किया, तमाम देशों की सरकारों ने भरोसा किया। उस व्यक्ति ने अपना कारोबार भी आगे बढ़ाया, रोजगार के अवसरों का सृजन किया और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, हम जब बात करते हैं उद्योगपतियों की तो हम एक नकारात्मक रूप में ले जाते हैं कई बार उनको। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जिस तरह से हम कर देते हैं, कर वो भी देते हैं। जितना हमारा राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की तरक्की में योगदान होता है, उनका भी योगदान होता है, बल्कि उनका हमसे ज़्यादा होता है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो रोजगार के अवसर हैं वो सरकारी क्षेत्र में नहीं हैं, निजी क्षेत्र में ही सर्वाधिक हैं। निजी क्षेत्र जितना फलेगा फूलेगा उतना ही सभी को फायदा होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर वहीं ज़्यादा हैं। तो और रोजगार के अवसरों का सृजन करके तमाम तरह की नई तकनीकों को भारत में लाकर यहाँ पर उसका उत्पादन करके ये भारत की प्रगति में योगदान नहीं है तो और क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो उद्योगपतियों के बारे में जो एक गलत छवि बना दी जाती है, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसे लोग छवि बनाते हैं और क्या हमारा जो उद्योग जगत है वो भी अब राजनीतिक आर्थिक नुकसान, जो नेताओं को अपना वोटों का नुकसान होता है, तो वो क्या वोटों के अपने नुकसान ना हो इसके लिए उद्योगों पर निशाना साधने लग गए हैं। ये भी एक चीज़ देखनी होगी। हमको देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस है उसने लगातार एक नकारात्मक अभियान चलाया लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ। अडानी ग्रुप को इससे कोई हमने देखा पिछले कुछ वर्षों से, जब से और ख़ासतौर से 2014 से लगातार अडानी समूह कांग्रेस के निशाने पर है। उससे पहले भी इस तरीके की बातें आती थी कि अडानी समूह की कई सारी परियोजनाओं को झंडी नहीं मिलती थी काम आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण संबंधी कई सारे मुद्दे अटका दिए जाते थे। लेकिन जब भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ा, भारत ने निश्चय किया कि
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको अपनी रैंकिंग सुधारनी है। तमाम उद्योगों को तमाम तरह की राहतें दी गई। जो ऐसे नियम थे जो काम को अटकाते थे, उनको हटाया गया। तो तमाम उद्योग आगे बढ़े, अडानी समूह भी आगे बढ़ा और आज अगर वो व्यक्ति नंबर 2 पर पहुँचे थे अमीरों की सूची में, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बड़े-बड़े अरबपति, खरबपति हैं, उनको ये बात पचेगी नहीं कि कोई विकासशील देश से आकर एक छोटा कारोबारी का बेटा आकर हमारे ऊपर बैठ जाए, हमारे से ज़्यादा उसके पास धन हो जाए, ये कैसे पचेगा उनको? ये आप उसको उसी तरह से देखिए कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो जो एक शाही मानसिकता के लोग हैं, उनको ये नागवार गुजरा। लगातार उस व्यक्ति पर जो भारत का प्रधानमंत्री है, ये बात जानते हुए कि भारत का प्रधानमंत्री पद पर जो बैठा व्यक्ति है, वो एक संवैधानिक संस्था के बराबर होता है। तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन उन सबसे बेपरवाह वो समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने बल पर, अपने दम पर कारोबार खड़ा करके और वो सहूलियतें जो कि कानूनी दायरे में रहकर सरकार से मिली हैं और वो सहूलियतें अन्य उद्योगों को भी मिलती हैं, वो सहूलियतें हासिल करके कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ा है, तो उस पर सिर्फ आरोप लगाना, उसकी छवि बिगाड़ना, ये तो अन्याय ही कहा जाएगा। और हमको ये देखना चाहिए कि भारत का एक व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर पे पहुंच गया था अमीरों की सूची में, तो ये हम सबके लिए गर्व करने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन हम इसको एक अभियान बना देते हैं कि नहीं नहीं, भारत को लूट लिया है, इनका पासपोर्ट जब्त करो, इनका जो कंपनियां हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराओ, इनके जो मामले हैं उसकी जांच के लिए जेपीसी बनाओ। ये सब जो मांगे हैं, ये सब देखिए ये एक पूरा एक षड्यंत्र है कि संसद को नहीं चलने देना है। अब आप देखिए कि कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, अभी जब संसद का सत्र नहीं होता है तब विपक्ष कहता है कि सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उनको सरकार को घेरेंगे, सरकार का जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष जनता को विश्वास में लेकर तमाम तरह के बातें करता है, दावे करता है, लेकिन जब भी संसद सत्र आता है, कभी पेगासस का मुद्दा आ जाता है, कभी चाइना का मुद्दा आ जाता है, कभी अडानी का मुद्दा आ जाता है, संसद को नहीं चलने दिया जाता है। विपक्ष संसद को चलने नहीं देता सदन में, और सदन के बाहर वो कहते हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। तो ये जो दो तरफा रवैया है, इसको जनता देख रही है और जनता लगातार जवाब देती भी रही है। अब आपने कहा कि जो आर्थिक नुकसान हुआ है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, एक कंपनी देश नहीं होती है और एक कंपनी को नुकसान किसी कंपनी को पहली बार नहीं हुआ है। जो सेंसेक्स है, यदि आप उसके इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ये इस तरह के उतार-चढ़ाव और इससे भी भयंकर उतार-चढ़ाव आए हैं। और एक कंपनी के नहीं, तमाम कंपनियों के इतिहास आप देखेंगे तो उनके लिए आए हैं। तो ये एक दौर है जो गुजर जाएगा। कल को कोई दूसरा मुद्दा होगा, कल को कोई दूसरी कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होंगे। तो शेयर बाजार को अगर हम देश की पूरी आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो वो गलत होगा। आप देखिए कि बार-बार इस तरह की बातें की जा रही हैं कि एलआईसी का पैसा, एसबीआई का पैसा, तमाम बैंकों का पैसा दे दिया गया है। अब एलआईसी और एसबीआई ने क्या कहा, आपको सुनिए। एसबीआई ने कहा है कि उसने जितना कर्ज बांटा हुआ है सबको मिलाकर, उसका 1% से भी कम अडानी समूह को है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा है कि अडानी समूह का जो इतिहास है वो समय पर कर्ज लौटाने का रहा है और अभी भी हमारे को ऐसी कोई उम्मीद या ऐसा कुछ वो नहीं दिख रहा है कि हमने जो पैसा दिया वो खतरे में है। एलआईसी ने क्या कहा है कि हमने जो निवेश किया है वहाँ पर अडानी के स्टॉक्स में, उसमें जितना निवेश किया था उससे भी हम अभी 15-16 हज़ार, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए लाभ में हैं। तो जब जिसने निवेश किया है वो लाभ में है, तो नुकसान कहाँ है? नुकसान तो विपक्ष को हो रहा है ना। विपक्ष को लग रहा है कि हम कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं जिससे हम प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर सकें। और आप देखिए कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से या तो उन पर हमला किया जाता है या फिर अडानी समूह पर, अंबानी समूह पर हमला किया जाता है। हमने देखा था कि चाहे 2019 का चुनाव था, तब उस समय अनिल अंबानी पर लगातार हमले होते थे। राहुल गांधी की एक लाइन होती थी कि मोदी जी ने 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ निकाल कर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए हैं। इस तरीके की बातें की जाती थी। उन्होंने उनको कानूनी नोटिस भी भेजा था।
तो ये जो एक लगातार आप कुछ ऐसा बोलते रहें, लगातार लगातार एक ही लाइन पे डटे रहें, तो क्या होता है कि आप जब इस तरीके का एक अभियान चलता है कि 100 बार मैं झूठ बोलूँगा तो शायद वो 101वीं बार में जनता उसको सच मान लेगी, तो ये वो अभियान है। आर्थिक नुकसान ठीक है, अदानी समूह को निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन राजनीतिक नुकसान अब 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पूर्वोत्तर के, कर्नाटक में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, वहाँ पर पता लगेगा कि राजनीतिक नुकसान कितना हुआ है। और ये देखिए, जब जनता जो अभी आप सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देख रहे होंगे, तो सोशल मीडिया पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने लोग दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्या मतदान करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा क्या होता है कि जब आप मतदान करने जाते हैं तो आपके स्थानीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में वो महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे क्या जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे सत्तारूढ़ दल की तरफ से, क्या मुझे वो सब चीज़ें मिली हैं, या मेरा जो विधायक है क्या वो उपलब्ध रहता है मेरी समस्याएं सुनने के लिए। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। जातीय स्तर पर भी कई सारे मुद्दे होते हैं, सामाजिक स्तर पर कई सारे मुद्दे होते हैं, तो वो सब चीज़ें महत्व रखती हैं। ये किसी कंपनी का स्टॉक गिर गया है तो उसका नुकसान उस पार्टी को हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है भारतीय राजनीति के इतिहास में। इसलिए मुझे लगता नहीं कि सिर्फ अडानी समूह को जो नुकसान हो रहा है उसी का असर बीजेपी की परफॉर्मेंस पे पड़ने वाला है। तमाम दल तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, तो इसलिए हमको इसका इंतजार करना चाहिए कि अडानी समूह का जो नुकसान हुआ है, ऐसा राजनीतिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। 2 मार्च तक हमको वेट करना चाहिए जब 3 चुनावों के नतीजे आएंगे। दूसरा, हमको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि गौतम अडानी पर जो लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, अडानी समूह पर जो हमला कर रहा है, ये दरअसल भारत की आर्थिक जो प्रगति है उसको बाधित करने का एक प्रयास भी है, एक विदेशी षड्यंत्र भी है, जिसमें हमारे लोग, कुछ लोग भी शायद उसका नासमझी में उसका भाग बनते जा रहे हैं। ये साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे को यहाँ पे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, अगले साल हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए आईएमएफ ने क्या कहा है, आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। सभी देशों की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो गिर रही है, भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर रहने वाली है। तो वैश्विक मंदी के दौर में जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये सवाल उठता है, कुछ लोगों के मन में, ये कुछ विदेशी ताकतों के मन में ये टीस जरूर होगी कि भारत क्यों आगे बढ़ रहा है, भारत को कैसे रोका जाए। भारत को रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 की हमारे पास अध्यक्षता है और G20 के जो बैठकें हो रही हैं, सितंबर में जो G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब दिल्ली में जुटेंगे। तो भारत जब G20 का अध्यक्ष है तो कुछ ऐसे नकारात्मक चीज़ें, कुछ नकारात्मक बातें भारत के साथ जोड़ी जाएं जो कि एक ग्लोबल पावर बनने की भारत की जो महत्वाकांक्षा है उसकी दिशा में वो रोड़े अटकाएं। जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर तमाम देशों के आए, G20 सदस्य देशों के, तब भारत के साथ कुछ विवाद जोड़े जाएं जिस पर कि सरकार को उनसे आंखें मिलाने में थोड़ा मुश्किल हो। तो इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी और ये सिर्फ हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे लोग उसके सहभागी ना बने इन षड्यंत्रों के। इसको ये चीज़, क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार अध्यक्षता, जो ठीक है कि सबको एक बार अध्यक्षता मिलती है, लेकिन हमारे को अध्यक्षता मिली है, अब फिर हमको 20 साल बाद मिलेगी, कब मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। भारत की छवि को बनाने में देखिए समय लगता है, बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो इसलिए हमको भारत की छवि बनाने में जो सरकार मेहनत कर रही है उसका साथ देना चाहिए। ये अमृत काल है। अमृत काल में हम किस तरीके से हमारी जो विविधता है, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे हमारी जो अन्य तरह की विविधताएं हैं, उसका प्रदर्शन हम विदेशी मेहमानों के समक्ष कर सकें, अपनी एकता को प्रदर्शित कर सकें, ये चीज़ें होनी चाहिए। और आज ठीक है कि देखिए, अगर हम 2014 का चुनाव देख लें, 2019 का चुनाव देख लें, तो एक चीज़ होगी कि ब्रांड मोदी चला तो बीजेपी को इतनी सर्वाधिक सीटें मिली। कांग्रेस का प्रयास है कि ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ब्रांड मोदी जब तक है तब तक बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता। इसलिए ब्रांड मोदी को सीधा अटैक करके उन्होंने देखा, उन्होंने चौकीदार को चोर बोल के देखा, नुकसान उठाना पड़ा। जो नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, इस मुद्दे को उन्होंने भुनाने की कोशिश की, उनको नुकसान उठाना पड़ा।
तो अब वो जो नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं उन पर हमला करने का प्रयास हो रहा है। गौतम अडानी को माना जाता है कि वो गुजरात के समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं, तो इसलिए उनको हमला किया गया है। ताकि हम सीधा हमला नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसे करें ताकि वो दर्द वहाँ हो, इस तरीके की लोग रणनीति अपनाते हैं। अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री के करीबी जो नेता हैं उन पर तमाम तरह के विवाद खड़े किए जाएं, उनको तमाम तरह के विवादों से जोड़ा जाए। तो ये प्रयास चलेगा कि विपक्षी तरफ से कि हम सीधा नरेंद्र मोदी पर अगर हमला नहीं कर सकते हैं, हमको सीधा हमले से बचना है राजनीतिक कारणों से, तो हम कैसे उनके इर्द गिर्द जो लोग माने जाते हैं, उनके करीबी जो लोग माने जाते हैं उन पर हमला करें ताकि दर्द उनको हो, उनकी छवि खराब हो। तो ये एक प्रयास जरूर चलेगा और इससे बीजेपी के नेताओं को भी सतर्क रहना चाहिए और शायद तो वो सतर्क होंगे भी। और ये चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में राजनीति करिए, लेकिन देश की छवि मत खराब करिए। ये भारत की का अमृत काल है, आर्थिक प्रगति पर हम बढ़ रहे हैं, महामारी का हमने सामना किया है, उसके बावजूद हम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। ये सिर्फ एक पार्टी की, एक सरकार की विजय नहीं है कि हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हमारी बुनियाद इतनी मजबूत है इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं। हमारे जो भारतवासी हैं, जो उनकी जो दृढ़ता है, उनकी जो जीवटता है वो इतनी मजबूत है कि हम उस बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न था मैं थोड़ा सा उससे शायद आगे चला गया, लेकिन मैं उस प्रश्न पर अगर दोबारा लौटूं तो यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक नुकसान एक कंपनी को हुआ है, राजनीतिक नुकसान किसी पार्टी को होता है या नहीं, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। 2 मार्च तक का इंतजार करना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री रामचरितमानस सैकड़ों वर्षों से सिर्फ भारतवासियों का नहीं, समस्त मानव का मार्गदर्शन कर रहा है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानवों का मार्गदर्शन कर रहा है। कैसे भी, चाहे कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है या उसकी जो चौपाइयाँ हैं उसको किसी अन्य तरीके से अपने जीवन में उतार रहा है, तो ये जो लोग अभी इस समय इस को लेकर, चौपाइयों को लेकर कुछ अलग अलग भावार्थ निकाल रहे हैं, उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये नया भारत है, ये यहाँ पर अब इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। देखिए, दरअसल क्या है कि आप देख रहे हैं कि खास तौर से, वैसे तो बीजेपी की छवि अगर हम देखें तो एक हिंदुत्ववादी, प्रखर हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल की शुरू से रही है, लेकिन 2014 के बाद से वो और प्रखर हुई है। 2019 के बाद से तो एकदम बीजेपी ने जब से अपने वादे पूरे किए कि ठीक है कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, निर्माण का, वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है, और S-370 हटाया, तो ये ऐसे कई सारी चीज़ें हुई हैं कि एक प्रखर तम हिंदुत्ववादी दल की बन गई है। तो अब विपक्ष को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये हिंदुत्व की जो काट है वो कैसे की जाए, जो ब्रांड हिंदुत्व की जो बीजेपी की छवि, उसका काट क्या खोजा जाए। तो उसके लिए जाति का जहर जो है समाज में बोया जा रहा है। जो हिंदू एकजुट हैं उनको किस तरीके से बांटा जा सके, और जब तक हिंदू बटेगा नहीं तब तक राजनीतिक हित सधेंगे नहीं। इसलिए कोई किसी तरह का अभियान चला रहा है, कोई किसी तरह का अभियान चला रहा है, कोई रामचरितमानस को के बारे में अनर्गल बातें कह रहा है, तो कोई प्रभु राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहा है, तो कोई तमाम तरह की चीज़ें कह रहा है, कोई हिंदू धर्म के बारे में कह रहा है, कोई इस्लाम धर्म के बारे में कह रहा है। तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन इस सबसे क्या हो रहा है, इस सबसे क्या समाज में वैमनस्यता फैल रही है, जिससे बचना चाहिए। देखिए, आज का युवा आकांक्षी है, वो मुख्यधारा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए लालायित है और तमाम अवसर उसको मिल रहे हैं। आज का जो पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत का जो युवा है उसके पास सर्वाधिक कौशल है, कौशल को निखारने का काम भी सरकार कर रही है। वो जो व्यक्ति है, जो भी युवा है आज का, वो जल्द से जल्द सब कुछ पा लेना चाहता है। वो नहीं पड़ेगा आपके इस जातिगत अभियान में, वो नहीं पड़ेगा आपके इस तरीके के अभियान में। वो अब आपके आह्वान पर पुतला फूंकने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेगा, वो अपना करियर बनाने के लिए, कहीं अच्छी नौकरी के लिए निकलेगा। तो ये जो नेता हैं आज, उनको समझना होगा कि ये पढ़ा लिखा भारत है, ये नया भारत है। यहाँ पर अब मंडल कमंडल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर राजनीति उसकी चलेगी कि उस युवा को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस युवा की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका जो घर गाड़ी का
या जो बैंक बैलेंस का या अन्य चीज़ों का जो सपना है, जो लक्ष्य है, क्या वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी प्रयास करना चाहिए कि, और उनको सिर्फ सरकार पर से मांग नहीं करनी चाहिए, उनको रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी चाहिए कि वो नहीं कर पा रहे तो हम आपको ये करके देंगे और ये हमारा प्लान है। रेवड़ी मत बांटिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान मत कीजिए। युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, रोजगार के अवसर कैसे उनके लिए पैदा करेंगे, स्वरोजगार के अवसर कैसे उनके लिए पैदा करेंगे, उनको ये बताइए। बेरोजगारी भत्ता देकर उनको आलसी मत बनाइए और इस तरीके के विवादों में उनको मत घसीटिए, क्योंकि जो आज का युवा है, अगर वो इन सब चक्करों में, आपके चक्कर में पड़ गया और इन सब के ये जो आप जिस तरीके से जातिगत आधार पर बांटना चाहते हैं, उन सब चक्करों में पड़ेगा तो वो भी पिछड़ जाएगा उसकी, और वो अपने बच्चों का भी शायद अच्छा भविष्य नहीं बना पाएगा। तो भारत का भविष्य सुरक्षित हो, भारत का जो भविष्य है, हमारे जो युवा भारत का ही भविष्य है, तो ये आगे चलकर देश को और आगे बढ़ाएं, देश को मजबूत करें, हर मायने में मजबूत करें, भारत विश्व गुरु बने। तो इन सब विवादों से हमको उठना होगा, धर्म की राजनीति से उठना होगा, जाति की राजनीति से, समाज की राजनीति से उठना होगा। भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस संकल्प को हम आगे लेकर चलेंगे तभी भारत मजबूत होगा। मुझे लगता है कि ये जो विवाद है, ये क्षणिक विवाद है। हमने देखा था पिछले साल ज्ञानव्यापी मामला जब आया था सामने, तब भी इस तरीके की माहौल बना था, लेकिन ये सब मामले होते हैं, क्षणिक होते हैं। चुनावी वर्ष है, हर महीने कोई ना कुछ ऐसा मुद्दा आता रहेगा। अभी रामचरितमानस है, कल को कुछ और हो जाएगा। तो ये सब विवाद से बचना चाहिए। भारत कैसे मजबूत हो, इसको लेकर सभी को एकमत होकर काम करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपके 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आप हमें निश्चित रूप से भेज सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।